हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू अरुणाचल पल्स, योर वीकली अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं पास्ट वीक में अरुणाचल स्पेसिफिक हमारे लिए एग्जाम वर्दी क्या था। सबसे पहले बात करते हैं खेत बचाओ आंदोलन या खेत बचाओ अभियान की। देखिए ये जो है दिस इज अ नेशन वाइड प्रोग्राम, ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है। बट ये नेशन वाइड प्रोग्राम जो है अभी हमारे पापुम पारे, ईस्ट सियांग और कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अभी अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, नाउ इसका कोर फोकस क्या है? जो खेत बचाओ अभियान है इसका कोर फोकस है सॉइल हेल्थ एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, ड्यू टू राइजिंग फूड डिमांड्स, जैसे जैसे न्यूट्रिशन का डिमांड बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है, उस तरीके से सॉइल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ते जा रहा है ना। आपने सुना होगा देयर इज अ टर्म इन एनवायरनमेंट, जो आपके एनवायरनमेंट क्लासेस चल रहे हैं उसमें एक टर्म होगा कैरिंग कैपेसिटी। तो सॉइल का भी एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, एक हद तक हम इसे नेचुरली इससे आउटपुट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमें आर्टिफिशियल मीन्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज अलॉन्ग विथ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की क्लाइमेट चेंज जो हो गया, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर क्या कर रहे हैं, हमारे सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि खेत बचाओ अभियान जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे सॉइल हेल्थ पे फोकस किया जाता है एंड अलॉन्ग विद दिस कैसे आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर हिली स्टेट्स लाइक आवर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये लोग इसे ओवरसी कर रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, बैलेंस फर्टिलाइजर, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब इसका मेजर मोटिव है। वाई दिस इज बिंग डन, वाई दिस इज बिंग डन, देखिए पहले तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है खेत बचाओ अभियान के द्वारा। हेल्दी सॉइल प्रॉस्पेरस फ्यूचर जो इसका टैगलाइन है, दिस इज डन टू प्रोमोट अवेयरनेस। पहले तो लोगों को अवेयर होना है कि ऐसी चीज़ कोई चल रही है कि सॉइल डिग्रेडेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, पहले उसके लिए अवेयरनेस चलाना। उसके बाद टू डेवलप कैपेसिटी, फार्मर्स में कैपेसिटी डेवलप करना एंड टू रिकग्नाइज सॉइल एज अ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स कि ये सीमित है और ये बहुत ही क्रिटिकल हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट। ये क्या करता है, इट सीक्स टू इम्प्रूव ओवरऑल सॉइल हेल्थ एंड रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन केमिकल एग्रीकल्चर। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक सॉइल का कैरिंग कैपेसिटी होता है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाता है हम आर्टिफिशियल मीन्स ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो गया, ओवर इरीगेशन हो गया, राइट। इन सब के बारे में अवेयरनेस देना है कि कितना आपको यूज़ करना चाहिए और कितना आपको यूज़, हाउ मच यू शुड नॉट एक्सीड बाय, राइट, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये एक मेजर फोकस बन गया आजकल के दिन में बिकॉज ऑफ दिस मेजर रीजन ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन। आप लोग ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि राइस और व्हीट का जो डिक्लाइन है ओवरऑल पास्ट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारा राइस और व्हीट का डिक्लाइन जो है प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था after green revolution, but green revolution was also marked by the extensive use of artificial fertilizers, extensive use of high yielding varieties, irrigation, all of these things, right. यहाँ पे क्या हुआ है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैड अ वेरी हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ हाई राइस एंड व्हीट, बट आफ्टर दैट हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में ये प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो गए हैं या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। यील्ड पर हेक्टर जो है हमारा ये थोड़ा स्टैग्नेशन में आ गया है एंड इसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस इज fertility decline caused by soil acidification, microbial depletion, runoff pollution। ये सब फैक्टर्स हैं जो इसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सॉइल एसिडिफिकेशन क्या होता है, जब आप बार बार केमिकल्स यूज करते हैं तो सॉइल का एक पर्टिकुलर पीएच लेवल होता है। एसिडिटी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, पीएच लेवल में हम 0 से 7 एसिडिक बोलते हैं, 7 से ऊपर हम बेसिक बोलते हैं। तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है, राइट। तो नेचुरली एक टाइप का एसिडिटी हमें चाहिए होता है सॉइल में, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन सॉइल क्वालिटी। सॉइल का क्वालिटी कम खराब होने से यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली, राइट। इसके बाद माइक्रोबियल डिप्लीशन। देखिए सॉइल इज नॉट सिंपली अबाउट मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ यही नहीं होता है सॉइल में। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के क्लास किए हैं तो सॉइल में देखिए एक तरीके का लेयर सिस्टम क्लासिफिकेशन है। सबसे ऊपर का लेयर जो है इसे हम ओ लेयर बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिक लेयर। ये ऑर्गेनिक लेयर हमारे कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी ऑर्गेनिक लेयर में आप क्या करेंगे, वाटर रिटेंशन देखेंगे, यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखेंगे, और ये माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स एंड बायोमास, राइट। तो ये माइक्रोबियल मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल हेल्थ। अगर माइक्रोबियल मैटर डिक्लाइन हो जाता है देन सॉइल हेल्थ भी खराब हो जाएगा, राइट। आपको पता है कि आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज करने से माइक्रोबियल डिक्लाइन हो सकता है, राइट। ओके, एंड इसके साथ रन ऑफ पोल्यूशन। देखिए जो अगर आप हिल एरियाज में हैं या फिर आप नियर इंडस्ट्रियल एरियाज में है ना, यूर नियर इंडस्ट्रियल एरियाज,
तो यहाँ से जो एक्सेसिव वाटर निकलता है, इट माइट बी पोल्यूटेड। इसके साथ जब रेनफॉल होता है, टॉप सॉइल कभी कभी जो है चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब मिल के जो है हमारे सॉइल क्वालिटी को, सॉइल स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप इको फ्रेंडली फ्रेमवर्क अप्लाई करें, ऐसा फ्रेमवर्क अप्लाई करें एग्रीकल्चर के लिए जिससे सॉइल हेल्थ खराब ना हो और आपकी जमीन जो है वो उपजाऊ होती रहे और उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहे, राइट। साइंटिफिक फीडिंग मेथड्स की आप फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल टेस्टिंग के बाद यूज करें। आप लोगों ने देखा होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड किसानों के लिए देयर इज अ सर्टेन किसान सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की एक चीज़ होती है जो कृषि विज्ञान केंद्र से दिया जाता है किसानों को। सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखा होता है कि आपके पर्टिकुलर सॉइल के लिए किस तरीके का एक्टिव कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है, फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट या फिर दे डू नॉट पे टू मच अटेंशन। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम उसके लिए भी डायरेक्टेड है कि आप पहले अपने सॉइल की हेल्थ चेकअप कराएं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सॉइल की एक हेल्थ चेकअप कराएं, देखें कि आपकी सॉइल को क्या चाहिए, बीमारी क्या है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है। उसके बेसिस पे आप अपने न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करें, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अभियान। क्लाइमेट रेजिलियंस, यस, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ क्लाइमेट रेजिलियंट भी होना है। उसका मतलब क्या है, आप सिर्फ वीट का ही कल्टीवेशन करोगे, है ना, और बाकी चीज़ों का कल्टीवेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा। मोनोक्रॉपिंग जैसे चीज़ों से हमें बचना है। इनफैक्ट हमें क्रॉप डाइवर्सिटी लाना है। दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ that forms an important part of soil climate resilience. Okay, इसके साथ साथ यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग पे फोकस किया जा रहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग देखिए, आप लोगों को पता होगा बीज अमृत, वाफसा, प्लांट प्रोटेक्शन, मल्चिंग, जीवामृत, ये सब जो है इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, विच आर ऑल नेचुरल कंपोनेंट्स, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोग्राम पे फोकस किया जा रहा है ऑन सॉइल। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा लुमेर दाई जी का बर्थ एनिवर्सरी। ओके, ही वॉज अ लुमिनरी इन लिटरेचर फील्ड, ही वॉज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। उनका रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी हुआ है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लुक इनटू व्हाट हिज वर्क्स वेर, उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे। डेफिनेटली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इन्हें ट्रिब्यूट पे किया गया था रिसेंटली। इनका 1 जून में बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ था, 86th बर्थ एनिवर्सरी, एंड इट वाज इसी से जो है एको ऑफ अरुणाचल बोल के ही वॉज द एडिटर ऑफ दैट, और इनका कमेमोरेशन किया गया है। ही वॉज अ लुमिनरी, अ दिग्गज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, राइट। लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ उन्होंने स्पैन किया था। सो ही वॉज बॉर्न इन सिलुक विलेज, ये जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, 1940 में, एंड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी वॉइसेस इन दिस स्टेट। क्यूरियसली उन्होंने असमीज में अपने मीडियम को चूज़ किया था। उन्होंने असमीज में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, एंड हिज लिटरेरी एक्सप्रेशंस दे वर नॉट सिंपली राइटिंग्स ऑफ स्टोरीज, ये हमेशा मैसेज ओरिएंटेड होते थे। इन्हीं इसीलिए जो है इन्हें एक लुमिनरी कंसिडर किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू लिटरेचर। ओके, लुमेर दाई जी के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस को अगर हम देखें तो हिज फर्स्ट नॉवल है ना, द नॉवल था पहाड़ और हिले हिले, ओके, 1961। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट मेजर नॉवल रिटन बाय अरुणाचल ऑथर। ओके, इसके साथ साथ उदयांचलर साधु, पृथ्वीर हाही, मौन आरु मौन, है ना, कोयनार मूल्य, ऊपर महल, ये सब जो है इनके मेजर लिटरेरी वर्क्स है। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, इन्हें जरूर देख के रखिएगा अलॉन्ग विद द डेट्स। ओके, अलॉन्ग विद द डेट्स। नाउ मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स जो है असमीज में लिखे गए थे, इन्हें ट्रांसलेशन भी किया गया था। इवन पीपल सच एज येशे दोरजे थोंगसी, जो अपने ही राइट में ही इज अ लुमिनरी ऑफ लिटरेचर स्पेशली बिलोंगिंग फ्रॉम अरुणाचल, तो उन्होंने जो है ट्रांसलेशन किया था। ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाई, व्हाट इज द इफेक्ट दैट लुमेर दाई जी हैड थ्रू हिज लिटरेचर। उन्होंने डॉक्यूमेंटिंग ट्रांजिशन डॉक्यूमेंट किया था कि जैसे समाज जैसे आगे बढ़ता है थ्रू मॉडर्निटी, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, सोशल इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कहानियों से डॉक्यूमेंट किया, राइट। इसके साथ साथ हिज राइटिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड द आइडिया ऑफ ब्लेंडिंग ह्यूमन वैल्यूज़, है ना, कि सोशल रिफॉर्म के साथ साथ ही वुड एडवोकेट फॉर हार्मनी एंड ह्यूमन डिग्निटी, है ना। इसके साथ सम ऑफ हिज मेजर वर्क्स लाइक कोयनार मूल्य, दिस टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ ब्राइड प्राइस,
कि चाइल्ड मैरिज की बात करता है, डाउरी की बात करता है. सो लॉट ऑफ हिज वर्क्स वुड हाईलाइट दीज सोशल इवल्स. तो सोसाइटी के साथ साथ एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें, यू कैन डेफिनेटली यूज दीज एग्जाम्पल्स. ओके, सो ऑल हिज लुमिनस वर्क्स कैन बी यूज्ड इन योर आंसर राइटिंग एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट. इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. ओके, द थर्ड आर्टिकल टुडे इज सागा दावा और उसके साथ रेलिवेंट न्यूग्ने ऑब्जर्वेंस. ओके, तो देखते हैं कि सागा दावा क्या है, न्यूग्ने क्या है, इसके साथ चौस्कर भी है, उसे भी हम देखेंगे आज. तो बहुत सारे डिवोटीज जो है रिसेंटली चौस्कर प्रोसेशन में बोमडीला में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एंटायरिटी ऑफ दिस फेस्टिवल. ओके, तो ये जो है न्यूने का कंक्लूजन मार्क करता है, विच इज व्हाट इज न्यूने. इट इज अ मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग, प्रेयर एंड मेरिट एक्यूमुलेशन, है ना. काफ़ी रिगरस होता है, काफ़ी रेजिमेंटल होता है, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ इट. ओके, तो what is Saga Dawa? देखिए, it is one of the holiest observances in Mahayana and Vajrayana. Again, please do keep it in mind. Mahayana और Vajrayana Buddhism में ये one of the holiest observances हैं Buddhism में, especially Tibetan Buddhism में. ठीक है, एंड करस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द टिबेटन लूनर कैलेंडर. ओके, यहाँ पे ट्रिपल कमेमोरेशन होता है अबाउट पिवटल मूवमेंट्स, पिवटल इवेंट्स इन गौतम बुद्ध जी. गौतम बुद्ध के जो लाइफ है, इट इज डिस्क्राइब बाय सर्टेन पिवटल मूवमेंट्स, राइट. आपने सुना होगा द इवेंट्स ऑफ महाभिनिष्क्रमणा, राइट, महापरिनिर्वाण, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर पिवटल मूवमेंट्स. उन्हीं को ये सेलिब्रेट करता है. फॉर एग्जाम्पल हिज enlightenment, then his passing, that is Mahaparinirvan, right, and the idea of his birth. Okay, so all of these things यहाँ पे commemorate होता है. न्यूने क्या है? It is a rigorous, highly disciplined Buddhist practice of purification and merit accumulation. Okay, by following the Buddhist guidelines, एक महीने तक जो है rigorous fasting, rigorous prayers किए जाते हैं. That is signified by न्यूने. ये अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व ऑफ कंपैशन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड कल्चर पर्सपेक्टिव कि एक्चुअली किसको डेडिकेटेड है. अवलोकितेश्वरा, हु इज आल्सो नोन एज चंद्रेजिग, एंड बोधिसत्व ऑफ कंपैशन. ओके, इसमें एस्थेटिक स्ट्रक्चर क्या है? इट कंबाइंस इंटेंस साइकिल्स ऑफ फास्टिंग, एब्सोल्यूट एब्स्टिनेंस, रेसिटेशन ऑफ मंत्रास, प्रोस्ट्रेशन एंड स्ट्रिक्ट एथिकल कंडक्ट टू प्यूरिफाई नेगेटिव कर्मा. ओके, सो दीज आर द डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूग्ने. ओके, इसके साथ देखते हैं ये सागा दावा चौस्कर प्रोसेशन क्या है. चौस्कर का मतलब ही है सर्कम एम्बुलेशन विद द धर्मा. धर्मा को पूरी तरह से अपना लेना, इसी को चौस्कर बोलते हैं. ये प्रोसेशन किया जाता है. एट द एंड ऑफ इट डिवोटीज क्या करते हैं? दे कैरी द कांग्यूर, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा, टू द तेंग्यूर, विच इज स्कॉलरली कमेंटेरियल ट्रीटिसेस ऑन देयर शोल्डर्स. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, राइट. और यहाँ पे क्या है? It also combines the idea of villages, crops to field, ensuring good harvest. तो एग्रीकल्चर के साथ ये भी क्लोजली रिलेटेड है. ठीक है, ओके. सो दैट इज अबाउट दी सागा दावा एंड चौस्कर एंड न्यूग्ने. तो इसकी बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसके अंदर जो रिसेंटली हुआ है युवा संगम. ओके, देखिए, युवा संगम इज अ फेज बेस्ड प्रोग्राम अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत. एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? पूरे इंडिया के बारे में. इट इज अबाउट द आइडिया ऑफ कल्चरल एंड सोशल यूनिटी इन द एंटायरिटी ऑफ इंडिया. युवा संगम के अंदर इसे कैसे किया जा रहा है? युवा संगम के अंदर इसे थ्रू एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स किया जा रहा है. तो रिसेंटली क्या था? उत्तर प्रदेश के जो डेलीगेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स, दे केम टू अरुणाचल एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. उसी तरीके से हमारे स्टेट के भी लोग जाते हैं. अब इस बार क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ आए थे. अगेन व्हाट डज इट डू? इट इम्प्रूव्स, एनहांसेस द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरुणाचल. ये बताता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना ज़्यादा क्लियर करेक्ट नॉलेज नहीं रहता होगा. सो उसके लिए यूपी से अलग अलग जगहों से व्हाट डू वी डू, एंड इवन फ्रॉम आवर प्लेस ऑल्सो वी हैव एक्सचेंज प्रोग्राम्स, एंड दिस ऑफ कोर्स प्रमोट्स द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी इन एंटायरिटी ऑफ इंडिया, राइट. तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ. ये 5 डे प्रोग्राम था. द प्रोग्राम इन एसेंस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द आइडिया ऑफ कि युवा संगम क्या है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट फोकसेस. ओके, सो एक भारत श्रेष्ठ भारत 2015 में रोल आउट हुआ था on the occasion of राष्ट्रीय एकता दिवस to honor the anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Again, this becomes important from prelims perspective. Okay, इसका क्या है? It is a national integration initiative to strengthen the bonds of brotherhood, the emotional bonds between different states of India. क्योंकि आपको पता है हमारी इंडिया बहुत diverse है, right? A lot of languages, lot of cultures. तो
अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए लोगों को एक दूसरे से मिलना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टू पास ऑन एंड एक्सचेंज कल्चर अमॉन्ग ईच अदर, इससे क्या होगा, हमारी यूनिटी बढ़ेगी। दैट इज द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? तो हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जरूर याद रखेंगे। ओके, नाउ युवा संगम में क्या हो रहा है, ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड इट फैसिलिटेट स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंशियल एक्सपोजर फॉर यंग स्टूडेंट्स। ये लोग जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स के कल्चर को समझते हैं, राइट? फेज 6 प्रेजेंटली चल रहा है एंड इट ऑपरेट्स इन सिंक विद द आउट ऑफ क्लासरूम लर्निंग मॉडल। ये जो नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर भी मैंडेटेड है कि रोड लर्निंग को आप इंपॉर्टेंस ना दे, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग को इंपॉर्टेंस दे। तो इसके अंदर भी इट इज वेरी वेल सिंक्रोनाइज विद दैट पार्ट, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये क्या होता है, अगर आप अलग अलग जगहों में जाते हैं, इट एक्सपोजेज यू टू थिंग्स दैट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, एनहांसेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, राइट? तो दैट इज डेफिनेटली इन्वॉल्व देयर। द 5 पिलर्स, यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हमारे पास वी आर ऑपरेटिंग ऑन 5 पिलर्स। व्हाट आर द 5 पिलर्स? पर्यटन, टूरिज्म, है ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए आइकॉनिक टूरिस्ट हेरिटेज साइट्स का, तब आप कल्चर को ज़्यादा समझ पाएंगे। परंपरा, ट्रेडिशन, आप ट्रेडिशन को समझिए। इमर्स एंड इंटरएक्टिव हो, इंटरएक्टिवली गो एंड मिंगल विद द कल्चर, उनके क्राफ्ट्स को देखें, समझें कि ये क्राफ्ट्स का ओरिजिन कहाँ पे है, इससे आपको पता चलेगा कि इनकी सोसाइटी कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट? प्रगति, डेवलपमेंट, राइट? एजुकेशनल विजिट्स टू प्रोमिनेंट रीजनल इंडस्ट्रियल मॉडल्स, प्रौद्योगिकी मीनिंग टेक्नोलॉजी, मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक इंटरेक्शंस दैट आर हेल्ड इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एंड परस्पर संपर्क, दैट इज द आइडिया ऑफ पीपल कनेक्ट, है ना? पीयर नेटवर्क्स, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, कल्चर एक्सचेंज करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क बनेगा, एंड इन द फ्यूचर दैट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, फॉर योर ओन लाइफ एज वेल, राइट? तो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ युवा संगम अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। लास्टली लेट्स लुक एट बायो हैप्पीनेस, बायो हैप्पीनेस एंड जैव विविधता। बायो हैप्पीनेस एंड जैव विविधता, नाउ सी, ये जो है एक टूडे प्रोग्राम था, अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता एंड बीज उत्सव, राइट? ये एक सीड कंजर्वेशन एंड सीड सेलिब्रेशन की तरह देखा गया है इसे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट इज, इसके साथ ही एम एस स्वामीनाथन जी जुड़े हुए हैं। एज यू रिमेंबर, ही वॉज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी कोट किया था, द नेम ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज बायो हैप्पीनेस, ठीक है? तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ये रिसेंटली सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड कि ये बायो हैप्पीनेस जो लिंक किया गया था इसके साथ, ये क्या होता है। इट इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद दैट ऑफ एम एस स्वामीनाथन जी। ओके, इट एम्प्लॉयज द फ्रेमवर्क की लॉन्ग टर्म ह्यूमन वेलबींग और लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है, ये आपके इकोसिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। What it says is that अगर आप सस्टेनेबली आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, आपका एग्रीकल्चर भी इकोसिस्टम के साथ साथ जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर अगेंस्ट इकोसिस्टम, इट इज़ एग्रीकल्चर विथ इकोसिस्टम, राइट? दैट इज द मेजर आइडिया ऑफ बायो हैप्पीनेस, ठीक है? ये इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम। ये टॉप डाउन एक्सक्लूजन मॉडल्स, मतलब एक सेंट्रल प्लान होगा, सेंट्रल प्लान से बाकी स्टेट्स को बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर करो। नो, दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया ये है, हर एक जगह पे, इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और अलग अलग तरीके से लोग कल्चरली कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो अपने हिसाब से लोग अपना कल्टीवेशन करेंगे, उसका फीडबैक अपर मॉडल्स तक पास करेंगे, राइट? तो इसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, एंड दिस इज व्हाट द बॉटम अप अप्रोच ऑफ एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर along with the idea of इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, ये सब प्रमोट करता है द आइडिया ऑफ बायो हैप्पीनेस, ठीक है? नाउ जैव विविधता, सी, again we were talking about soil conservation in the first topic. Soil conservation के साथ साथ जैव विविधता मतलब the seed diversity. हम इंडिया में देखेंगे, हमारा स्टेपल फूड जो है राइस होता है या व्हीट होता है, एंड इशू इज दैट इसके साथ साथ मोनोक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक ही टाइप का राइस, एक ही टाइप का व्हीट ग्रो होता है। इससे क्या होता है, आपकी क्लाइमेट रेजिलियंस बहुत कम होती है, क्योंकि अगर व्हीट को कुछ हो जाए या फिर राइस को स्पीसीज को कुछ हो जाए जो आप कर रहे हैं, देन सडनली योर एंटायर नेशनल फूड सिक्योरिटी इज एट पेरिल, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट जाने के लिए क्या बोला जाता है कि आप अपने सीड्स को, आपकी जो सीड्स हैं, जिस बीज से आप चीज़ों को उगाते हैं, उसमें आप डाइवर्सिटी लाएं, अपने क्रॉप्स में डाइवर्सिटी लाएं, मोनोक्रॉपिंग नहीं, मल्टी क्रॉपिंग करें। एंड मल्टी क्रॉपिंग इज ऑल्सो
essential and favorable for a sustainable ecosystem. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, there are many agricultural components to जैव विविधता और the diversity of crops. ये इंटीग्रेट करता है crop landscapes, specialized livestock breeds, wild pollinators and vital soil microorganisms, right? So as you can see, complete agricultural ecosystem जो है ये संभाल लेता है. जैसे pollination बहुत इंपॉर्टेंट है. बीज का हमने देखा है, अगर बीज गायब हो जाएंगे then what will happen? Pollination खत्म हो जाएगा, that will directly impact food security of the entire world, right? So that becomes important for us. Soil sustainable होना चाहिए, उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक लेयर की जो हम बात कर रहे थे, that becomes important, है ना? इसके साथ साथ एलाइड एग्रीकल्चर. अब बार बार सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो फार्मर को रेम्यूनरेशन मिलने में मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इम्प्रूव फार्मर रेम्यूनरेशन आपको एलाइड एक्टिविटीज़ भी करना है, उसमें लाइफ स्टॉक ब्रीड्स कैसे आप एग्रीकल्चर के साथ सिंक करके रख सकते हैं उसके बारे में भी बात किया जाता है, ठीक है? Okay, and of course the systemic function here is that ये एक primary defensive architecture बनाता है. Against what are you defense creating this defense against? It is against climate change and the ill effects of climate change. So इससे आपको ecosystem resilience मिलता है और sustainable food systems आप develop कर पाते हैं. Okay, that is the idea of crop diversity. ठीक है, तो seed sovereignty कौन सी बात है? अब देखिए इंडिया में क्या होता है, seeds जो है farmers there is a terminology called seed replacement. Okay, there is a terminology called seed replacement rate. जब भी आप कोई क्रॉप्स ग्रो करते हैं एज अ फार्मर, यू नीड अ कलेक्शन ऑफ सीड्स. आपको सीड्स चाहिए जिससे आप क्रॉप ग्रो कर सकें. कई बार क्या होता है, हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो सीड्स हैं, इन्हें आपको फार्मर को कंपनी से खरीदना पड़ता है. एंड कंपनी से जब खरीदना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रो करेंगे, स्पेशली हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रो करेंगे, आप उनमें से बचे हुए सीड्स यूज़ नहीं कर सकते. जनरली ऐसा होता था कि अब बचे हुए सीड्स आप यूज़ नहीं कर पाते थे. यू वुड हैव टू अगेन बाय न्यू सीड्स. नए सीड्स आपको फिर से खरीदने पड़ेंगे, फिर से नए सीड्स आपको ग्रो करने पड़ेंगे, फिर से खरीदने पड़ेंगे. इस साइकिल ऑफ बाइंग सीड्स क्या करता था, फार्मर के लिए ये इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता था. लेकिन उस टाइम पे वी ब्रॉट अबाउट ए लेजिस्लेशन कॉल प्रोटेक्टिंग प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट. कंपनीज क्या बोलते थे कि फार्मर्स हैव नो राइट, क्योंकि ये प्राइवेट प्रोडक्ट है तो फार्मर्स सिर्फ ग्रो करने के लिए ही सीड्स यूज कर सकते हैं एंड दे कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर थिंग. कंज्यूम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते, उसकी अलग ब्रांड पे नहीं बेच सकते, राइट? दैट दोज वर द कंडीशंस ऑफ द कंपनीज. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में देखिए सीड इज अ की कंपोनेंट फॉर द फार्मर. फार्मर इंडिया में क्या करता है, ट्रेडिशनली दे जस्ट ग्रो द क्रॉप एंड दे सेव सम सीड्स, उसी को फिर से रीयूज करते हैं. सीड रीयूज इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ के अंदर इन चीज़ों को अलाउ किया गया. दैट कोई भी सीड अगर फार्मर खरीदे तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं, पहली बात, उसे रीयूज़ कर सकते हैं दूसरी बार खेती करने के लिए, उसे वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसे वो सेल कर सकते हैं, ठीक है? Not under a different brand name, but definitely they can sell it. All of these conditions are allowed under Protection of Plant Varieties Act. ठीक है, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, फार्मर राइट्स पर्सपेक्टिव से और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी, राइट? सो प्लीज डू लुक इनटू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट. ओके, इसी के बेसिस पे एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन गलती से हाँ, ये एक्चुअली बायो हैप्पीनेस का क्वेश्चन होना चाहिए था. सो यू कैन इग्नोर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गिव द आंसर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो दिस इज इट फॉर दिस वीक्स अरुणाचल पल्स. विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. थैंक यू.